Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight. And today we are going to discuss the moment distribution method का lecture 3 का part 5C, जहाँ हमने बिल्कुल कुछ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं हिंज वाले क्वेश्चन से. तो बिफोर बिगिनिंग दिस लेक्चर दिस इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ पीयूष शर्मा, फिर से आपकी सेवा में उपस्थित. चलिए लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. ओके, तो ये क्वेश्चन है एनालाइज एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस फिगर. अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो पहले सिंपल था, फिर सेटलमेंट ऑफ एनी सपोर्ट, और अब है कि एंड जो है वो हिंज्ड है. तो इस टाइप के में कैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे. जैसे कि हमने देखा था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टेप्स हैं. उसमें स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बनाने. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट बनाने जाऊँगा तो ए बी पोर्शन में तो कोई लोड है नहीं, तो इसका क्या हो गया 0. BC पोर्शन के अंदर अगर मैं फिक्स बनाऊंगा तो मैं देखूंगा एक UDL है ऐसे, तो माइनस का WL²/12 बी वाले पोर्शन पे और प्लस का WL²/12 सी वाले पोर्शन पे अप्लाई हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो -3 एंड +3 आ जाएगा. अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 एंड 3 की. 2 स्टेप और 3 स्टेप में क्या था, हम टेबल बनाते थे, जॉइंट के लिए स्टिफनेस निकालते थे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते थे. तो यहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट है B, देखो ये रहा, ये है जॉइंट बी से दो मेंबर हैं BA BC. तो एज पर फार्दर एंड हिंज्ड है या फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग स्टिफनेस को हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो स्टिफनेस जो है BA पोर्शन की हो गई 4EI/L, BC की हो गई 3EI/L बिल्कुल. एंड इट गॉट EI दोनों को जोड़ दूंगा, टोटल बना 2EI. तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हुआ 0.5. ओके, ये क्लियर है. अब बात करते हैं अगले वाले पोर्शन की जहाँ पे हम टेबल बनाते हैं. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने कहा था टेबल बनाओ. स्टेप नंबर 4 के अंदर ये मैंने टेबल बना दी, और इसी टेबल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर जो है इसको मेंशन कर देते हैं. ये मेरा तरीका है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, पर मैं ऐसे ही मेंशन करता हूँ कि मुझसे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए. तो जैसे कि है, अगर हम देखें इसके अंदर बी पॉइंट पे बैठ के देखेंगे तो कैरी ओवर फैक्टर सिर्फ यहाँ जाएगा, वो भी आधा, क्योंकि सी पॉइंट तो हिंज है तो यहाँ तो कोई मूवमेंट जा ही नहीं सकता सी पॉइंट पे. तो BC में 0, BC के लिए हाफ, सॉरी BA के लिए हाफ, तो BA के लिए B2A के लिए हाफ. तो सबसे पहले हमारा जो एज यूजुअल स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे, सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट. तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट A पे 0, B पे 0, ठीक है, ये पोर्शन हो गया. और BC के लिए क्या था -3 एंड +3, तो यहाँ लिख दिया -3 +3. अब हम इसके बाद बार बार मैंने टेबल में लिखा करता था और उसको डैश लगा देता था, पर इस बार क्योंकि हिंज है तो बैलेंसिंग द हिंज. तो बैलेंसिंग हिंज के लिए क्या है, ये जो पोर्शन C है यहाँ पे क्या है हिंज सपोर्ट है. ये कौन सा एक्सटर्नल जो पॉइंट है ये हिंज है यहाँ पे. तो यहाँ तो कोई मूवमेंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता है. उसी मूवमेंट को मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 कर रहा हूँ. ये देखो, ये +3 -3. जैसे ही मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे बैलेंसिंग हिंज में 0 किया तो इसका जो हाफ है ये इसके बगल वाले जॉइंट पर चला जाएगा. ऐसा क्यों किया, देखो जैसे ये है, हमने इसको बैलेंस किया कोई भी मूवमेंट लगा के -3 लगा के, तो हम ये कहेंगे जब ये इस पॉइंट से हम इस इंटरमीडिएट को देखेंगे तो मेरे लिए कैसा है, ये फिक्स जैसा है. तो फिक्स का आधा बैलेंसिंग हिंज में हम जॉइंट B पे पहुंचा देंगे. इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आप कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मेरी ये जो लाइन है इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो. मेरी लाइन ये है कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट होता है ना उसका आधा आप उसके बगल वाले जॉइंट पे भेज दो, उसी मेंबर के बगल वाले जॉइंट पे उसका आधा भेज दो. ये देख के कि बस वो एंड एक्सट्रीम पॉइंट ना हो, इंटरमीडिएट पॉइंट हो, तो उसका आधा भेज दो, ठीक है. इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और उस पर देखो मैंने ये लगा दिया है. इसके मेरे को एक देखो मेरे अपने लिए एक सिंबल है एक तरीके से कि अब मैं इसके ऊपर नहीं देखूंगा. इसका मतलब क्या है, सर इन दोनों को ऐड करो, ये 0 आ गया, इन दोनों को ऐड करो -4.5 आ गया. यानी कि अब मेरे लिए जो मेरा मूवमेंट है जिसके बाद मेरे को कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा. इसलिए मैं अपने लिए मतलब अपने आप को समझाने के लिए कैसे कट मार लेता हूँ उस लाइन के ऊपर कि मैं इस लाइन के ऊपर नहीं देखूंगा. अभी मैं आपको समझाऊंगा टोटलिंग करते हुए कि कैसे टोटलिंग करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्या किया. तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग मूवमेंट है
बैलेंसिंग मोमेंट कितना है, ये -4.5 है तो +4.5 तो होना ही है। अब यहाँ पे इस जॉइंट को मैंने बैलेंस कर दिया, ये लो 0 हो गया। तो ये जो मोमेंट है ये एज पर स्टिफनेस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इनकी 0.5 स्टिफनेस है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, +2.25 +2.25। ओके, इसके बाद एज पर जो हमारा सिस्टम है एक लाइन खींचो। अब कैरी ओवर मोमेंट की बात करेंगे, यहाँ से हाफ जा सकता है ए तक, तो 2.25 का हाफ मैंने ए पे पहुँचा दिया, यानी कि बी पॉइंट जो है, बी जॉइंट जो है अब फ्री है, 0 है, तो उसका बैलेंसिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वापस 0, यानी कि अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐड करते हैं। मैं जब ऐड करता था सबसे पहले शुरू से ऐड करता था, बट इस बार क्योंकि मैंने सारे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया और बैलेंसिंग द हिंज कर लिया है और उसको मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया, तो हम यहीं से ही ऐड करते हुए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कितना है 1 पॉइंट, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है 1.125, तो ये आ गया 0 + 2.25 तो 2.25, -4.5 प्लस का 2.25 तो माइनस का 2.25, 0 0 0 0। तो फाइनली जो मेरे पास मोमेंट आ गए वो क्या आ गए, ये आ गए। तो उसी अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि मुझे इसके नीचे नीचे से ही ऐड करना है, मैं अपनी इस लाइन के ऊपर एक ये कट सा लगा लेता हूँ, बस ये मेरे को साइकोलॉजिकली बताता रहता है कि गलती से भी मैं जल्दबाजी में भी ऊपर से कहीं कैलकुलेट ना कर लूँ, बस इसी पोर्शन के लिए मैं लगाता हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब चलिए इसको बनाते हैं, जैसे कि शौक है, हमें बोला था कि भाई सबसे पहले अलग से बनाओ, अलग से बनाओ, करना पड़ता है ये काम। सो प्लस है तो क्लॉकवाइज 1.125, प्लस है क्लॉकवाइज प्लस का 2.25, माइनस एंटी क्लॉकवाइज 2.25 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सी पे 0 बन गया। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, रेफरेंस मानना पड़ेगा। कैसे रेफरेंस मानना पड़ेगा, मैंने माना रेफरेंस आउटर पोर्शन को, तो ये रेफरेंस में चला गया और ये रेफरेंस में चला गया। अब आपको मैंने कैसे सिखाया था, याद करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जैसे कोई वर्टिकल मेंबर आड़ा टेढ़ा मेंबर आ जाए तो क्या करो, एक रेफरेंस मानो और उसको बीम की तरह में देखना शुरू करो। बीम हम ऐसे देखते थे, उसके रेफरेंस को हम अपर सरफेस मानते थे, तो ये जो रेफरेंस था ये यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे 2 क्लॉकवाइज 1.125 एंड 2.25। अब देख लो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसी तरीके से मैं इसको देखने लग गया, यहाँ का इफेक्ट ऐसे ऐसे बीम के लिए हो गया पॉजिटिव, सिंपल। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है कि ये वाला नीचे वाला जो है बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव है और ऊपर वाला जो है बेंडिंग मोमेंट में नेगेटिव है, उसी तरीके से नेगेटिव है। तो सिंपली मोमेंट्स के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पोर्शन हमने बना लिया। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ जॉइंट कंसिडरिंग है सिंपली सपोर्टेड। ये लो भाई सर सिंपली सपोर्टेड ड्रॉ कर दो, इसका WL²/8 है, ये आ गया। अब फाइनली क्या करना होता है, दोनों को मर्ज करना होता है सर, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं। यहाँ तो कुछ ऐड होना नहीं है, यहाँ मर्ज हो गया, ऐड हो गया, और ये आप था तो हमें पता चल गया एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये रहा, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये रहा। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इधर है वही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा इलास्टिक कर्व में। ये मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, तो ये इसका इलास्टिक कर्व हो गया। अब बाद में आपको कोई और बोल दे कि सर रिएक्शन और निकालना है, बस मूवमेंट रखो और रिएक्शन निकालो। कैसे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0, मूवमेंट एट एनी पॉइंट 0, एक्सटर्नल मूवमेंट का सम 0, मतलब एनी पॉइंट में ये बोलना चाह रहा हूँ। तो उसको सॉल्व कर ही सकते हो, तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। ये है ओवरहैंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक बेंडिंग मोमेंट, ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, बेंडिंग मोमेंट कह रहा था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में अभी तक 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए। अभी 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैंने सब्जेक्टिव से उठाया है, बट ये करना वर्थ इट है। इनको करने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं गेट के, ESE के, वो उनकी एक अप्रोच बना पाएँ। और उसके बाद जो मैंने नीचे और डिस्कस किए उनको देखने के बाद तो यू विल बी लाइक familiar with every kind of question ever been asked in any competitive exam। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे एक ओवरहैंग दिया है, 1.5 मीटर है, ये 3 है, ये 4 मीटर है, यहाँ ये ओवरहैंग है। ये जो ओवरहैंग है ना, सबसे पहले काम क्या करते थे हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सर फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालो। तो AB का फिक्स्ड एंड मूवमेंट ये लो, BC का
ये लो सर सी डी के केस में गड़बड़ हो गई है, डी जो है वो फ्री है, ये जो है फ्री है, आप इसमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं बना पाओगे, जैसे अपन बनाते थे ना हमेशा दोनों को फिक्स कर देते थे, ये तो फ्री है मुझे पता ही है, तो इसके लिए मैं लगा नहीं सकता जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कंसेप्ट हैं, इसलिए यहाँ पे मैं अपना एक ओरिजिनल कंसेप्ट लगाऊंगा, उसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग रखा हुआ है। बाकी इनको देखते हैं, यहाँ पे कोई लोड है नहीं है, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यानी कि ए बी और सी पे जो आने वाले मूवमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हो गए। अब इसको देखो, ये डिटर्मिनेट है पूरी तरीके से, तो हम लोग इसको डिटर्मिनेट की तरीके से करेंगे। अच्छा, इस मूवमेंट का 10 इंटू 1.5 हो गया 15, यानी कि 10 इंटू 1.5 15, इसका इफेक्ट कैसा है, ऐसा है, 15 किलो न्यूटन का इफेक्ट ऐसा है, और इसकी वजह से जो रिप्लाई आएगा वो ऐसा है, रिप्लाई जो आएगा वो ऐसा है 15 किलो न्यूटन। तो हमें रिप्लाई से मतलब है, ये मैं हमेशा अच्छे से मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको सिखाया है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, कभी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए, उसको प्लीज़ चेक कर लें, रिवाइज कर लें, और जो पहली बार ये देख रहे हैं वो उसको ज़रूर पहले फिनिश कर ले, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस देखें। तो यहाँ पे आ गए, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये जो सेंस है ये नेगेटिव क्यों है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, और मेरे साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसा है सर, नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव बना दिया सर, ठीक है। तो ओवरहैंग में, इन ओवरहैंग पार्ट कंसिडर ओनली द डायरेक्शन एंड मूवमेंट विद मैग्नीट्यूड एज इट इज़, जो 15 था उसको एज इट इज़ उठाया, जो ये डायरेक्शन था उसको एज इट इज उठा के मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, फिक्स्ड एंड मूवमेंट में नहीं घुसाया, इसको अपने तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 10 किलो न्यूटन का इफेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एट सी, सी भी कौन सा, सी डी के पास। अब आप अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों के पास, सर एक बात बताओ, ये 15 किलो न्यूटन आपने यहाँ ले लिया, आपने बी सी वाले पोर्शन पे क्यों नहीं लिया, आपने ये बोला था आप एक काम करते बी सी वाले पोर्शन पे आप वो 15 किलो न्यूटन ले लेते और उसको बना देते फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा हमेशा फिक्स्ड एंड मूवमेंट जस्ट टू द राइट एंड जस्ट टू द लेफ्ट, मतलब सर जैसे आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिख रहे हैं सी डी का, तो इसका मतलब है जस्ट टू दी राइट ऑफ सी से लेकर डी तक आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिख रहे हैं। अब बी सी का बोल रहा हूँ मैं, तो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, सॉरी जस्ट टू द राइट ऑफ बी एंड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब हल्का सा इस तरीके के लिए आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिखते हैं। ए बी अगेन, अब आ रही है बात समझ में कि हमने बी सी के अंदर वो मूवमेंट का इफेक्ट क्यों नहीं लिया, केवल सी डी में ही क्यों लिया। उसका कारण यही है कि जस्ट टू द राइट ऑफ सी, आप हमेशा फिक्स्ड एंड मूवमेंट को ऐसे ही बनाया करो जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2 और 3 की, जॉइंट उठाना है और उसको एनालाइज करना है। तो जॉइंट बी है हमारे पास, बी से बी ए, बी सी बी, सी डी, एक बार देख लेते हैं। ये देखो दो जॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये इससे फिक्स है, ये इसको देखेगा, ये बोलेगा सर तू तो हिंज है, तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा 4EI/L, जबकि ये वाले के लिए क्या है, हिंज है, तो ये क्या है 3EI/L। अब मैं टुन्नू भाई को बिठा देता हूँ सी पॉइंट पे, अब बोलूँगा बी को देख और डी को देख, डी तो फ्री है तो हटाओ 0। सी से बैठ के जब मैंने बी को देखा है तो वो हिंज, बट है क्या, इंटरमीडिएट। अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ इंटरमीडिएट मिले यहाँ पे, तो उसका स्टिफनेस कैसा लेना है, 4EI/L लेना है, ना कि कोई 3EI/L, ये मत ले लेना 4EI/ लेना, क्योंकि सी के लिए बी जो है इंटरमीडिएट हिंज है, भले इसे रोलर क्यों ना हो, बट सी पे बैठ के देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा बी जो है वो फिक्स ही है। ये चीज़ रट लो, इस पर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखने को आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो वही जो मैंने समझाया वो यहाँ कर दिया है, बी से सी 3EI/L हो गया और सी भी 4EI/L हो गया, ठीक है। सी डी तो 0 है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो 1 और 0 आ गया, और इनको सॉल्व करने पे आपको मिल गया 0.5 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब कैरी ओवर फैक्टर की बात कर लेते हैं। कैरी ओवर फैक्टर कहता है कि फार्दर एंड फिक्स्ड, जब मैंने बोला टुन्नू भाई को भाई कहाँ बिठाना है, सी पॉइंट पे बिठाना है, उससे बी को देखो, बी कैसा दिखेगा, सी को बीइंग एन इंटरमीडिएट जॉइंट, सी को दिखेगा ये फिक्स दिखेगा, तो इसका कैरी ओवर फैक्टर कितना हो गया, हाफ। अब टुन्नू भाई को बिठा देते हैं सी पॉइंट पे, बी कैसा है, ऑलरेडी फिक्स है, तो क्या मिल गया, हाफ। आई बात समझ में,
तो यहाँ पे सी से बी को हाफ, बी से ए को हाफ। चलो अब जैसा हम करते आए हैं वही करेंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देंगे 1 0 0.5 0.5। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और ये मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज की वजह से एज इट इज़ उसको फिक्स्ड एंड मोमेंट मान लो। जो एंटी क्लॉकवाइज डिटर्मिनेंट में आया था उसको एज इट इज़ फिक्स्ड एंड मोमेंट मान लो, यहाँ लिख दो -15 एंड 0। बैलेंसिंग द हिंज। अब आप बोलोगे सर सी जो है वो हिंज ही तो है, बस ओवर हैंग है। मैं कहूँगा नहीं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम है वहाँ हिंज ना मिले तो कभी भी बैलेंसिंग द हिंज मत करना, क्योंकि सी जो है एक तरीके से देखा जाए तो इंटरमीडिएट ही हो जाएगा डी पॉइंट के लिए। तो ऐसी बकवास मत करना कि सी बीइंग हिंज लेट मी डू द बैलेंसिंग द हिंज, नो। क्यों? क्योंकि 10 × 1.5 इज 15, यहाँ पे 15 किलो न्यूटन का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि इसके पास बेंडिंग मोमेंट है, सेक्शन सी के पास मोमेंट है इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन, आप उससे भाग नहीं सकते हो। इसीलिए इसको कभी बैलेंसिंग द हिंज मत कर देना, ये गलत होगा कंसेप्ट। इसलिए मैंने ओवरहैंग चूज़ किया इस क्वेश्चन में कि आपको बताया जा सके कि ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग द हिंज नहीं हुआ क्योंकि अंदर है, सिर्फ आउटर पोर्शन को चेक करा जाता है। अगर वहाँ हिंज है तो बैलेंस कर दो, नहीं है तो बिल्कुल डैश लगा दो, ठीक है। एज एक्सट्रीम एंड इज नॉट हिंज्ड एंड बैलेंसिंग द हिंज इज 0। और यही बात मैंने वापस से लिखी है यहाँ पे, बैलेंसिंग हिंज इज वैलिड इफ आउटर इज हिंज्ड। मतलब यहाँ पे डी पे अगर कोई हिंज होता ना ऐसा, या रोलर होता या हिंज होता, तब मैं बैलेंस इन द हिंज के बारे में सोचता, पर डी फ्री है, कोई हिंज की ज़रूरत नहीं है, उसको जाने दो। ओके, अब आ जाते हैं वापस से वही जो मैं करता हूँ। अब सारे के सारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट लिख लिए, 0 0 0 0 एंड -15 एंड 0। अब क्या करते हैं, बैलेंसिंग द मूवमेंट। यहाँ है 0 एंड 15 +15, यहाँ तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि 0 है तो 0 ठीक ही है। 15 के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1, सारा 15 यहाँ आ गया। अब कैरी ओवर मोमेंट लिखना है, तो कैरी ओवर मोमेंट 15 का आधा 7.5 इधर पहुँच गया। फिर से मैंने इसको बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग मोमेंट -7.5 हो गया। ये एक बार -7.5 हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ब्रेक कर देंगे 0.5 में, ये लो सर, फिर लाइन खींच दो एंड देन इसका आधा माइनस का 1.857। बैलेंसिंग मोमेंट इस पॉइंट पे कुछ है नहीं है सर, दोनों में 0 है, तो हटाओ 0 0 यानी कि फाइनल हो गया। अब ऐड कर देना है, ऐड कर दो। यहाँ से ऐड करना शुरू करोगे सर, यहाँ से ये 0 प्लस दिस थिंग तो ये हो गया माइनस का 1.875, इधर ये 0 तो ये हो गया माइनस का 3.75, ये 0 प्लस का माइनस का तो प्लस का 3.375। थोड़ा सा ऊपर इसको ले लेते हैं, ये देखो ये 0 है, ये +15 है, तो यहाँ +15 आ जाएगा, ये -15 है यहाँ पे, और नीचे आके भी क्या मिलेगा मेरे को, -15। ये रहा -15 +15 +3.75 -3.75 और माइनस का 1.857। तो इस तरीके से आपको फाइनल मोमेंट्स मिल गए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ मोमेंट को लो, ड्रॉ कर दो। नेगेटिव है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस है क्लॉकवाइज प्लस है क्लॉकवाइज, माइनस है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डी के लिए 10 किलो न्यूटन वाले लोड की वजह से 15 आया है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर देते हैं, जैसा ड्रॉ करते हैं मैंने आपको सिखाया है ऊपर, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बिल्कुल वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया बेंडिंग मोमेंट। इस बार नेगेटिव को ऊपर लेते हैं, पॉजिटिव को नीचे, सिमिलरली यहाँ पे भी कर दिया। जैसे हम सिंपली बनाते ना, इसके लिए ये तो क्या तुम्हारे लिए कैंटिलीवर पोर्शन जैसा, तो जो कैंटिलीवर का बनता है बिल्कुल वैसा ही बना दो यार, बात तो एक ही है, इतनी मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत है। जैसे कैंटिलीवर का बना वैसा बना दिया, 10 किलो न्यूटन के से 10 × उसकी वजह से 15 हो गया, नेगेटिव था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। चलो हो गया सर काम। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विद एक्सटर्नल लोड्स की। सिंपली सपोर्टेड पार्ट मानेंगे, एक्सटर्नल लोड तो 0 है सर, इस पर भी 0 है, तो इसका कोई बेंडिंग मोमेंट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया सर। आप बोलेंगे सर इसको सिंपली सपोर्टेड नहीं माना आपने सी को, मैं कहूँगा बेटा सी डी जो था ना उसको सिंपली सपोर्टेड क्या कैंटिलीवर इफेक्ट में मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सबको जोड़ दो तो फाइनली बेंडिंग मोमेंट मेरा ये आ गया।
तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला था कि भाई जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा या टॉपिक कराऊंगा तो उससे रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मैं फॉलोअप कर दूंगा। तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ये ओवरहैंग का था और इससे पहले हिंज का था। तो हिंज वाला भी हो गया, ओवरहैंग का भी हो गया। पिछले लेक्चर हमने सेटलमेंट और बेसिक बिना किसी सेटलमेंट के कैसे करते हैं वो भी देख लिया है। इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं। अगर इसमें देखो एक इंटरमीडिएट था बी, अगर बी ऐसा इंटरमीडिएट आ जाता है तो सी से अगर आप स्टिफनेस लिखेंगे के सी बी, के सी बी की, तो क्या लिखोगे 4EI/3 मीटर। ये 3 मीटर है ना, ये वाला हमेशा इस चीज़ को याद रखना। पर बी से जब मैं सी को देखूंगा KBC@B, ये कितना हो जाएगा 3EI/L, क्योंकि इसके आगे कोई हिंज नहीं, ये एंड हिंज हो गई मेरे लिए, इसलिए इसको 3EI/L। बी इंटरमीडिएट है इसलिए 4EI/L। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ना कराऊं, इसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से ये 4 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने स्पेशली इसलिए उठाए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब आप नीचे जो देखने वाले हैं दोज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चूजन फ्रॉम 25 ईयर्स ऑफ गेट, ESE एंड SSC JEE। तो इनको भी अब स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं जो स्पेशली मैं लेक्चर में करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अपने हाथों से लिखें, इनको अपने हाथों से सॉल्व करें। जब आप एक बार मेरे लेक्चर के थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं और जब आप रिवीजन करते हैं तो थ्योरी के साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करें, ताकि आपको ये रिवाइज हो कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। रिवीजन ही आपको अच्छी रैंक दिलाएगा, स्ट्रेटजी ही आपको जितवाती है, इंटेलिजेंस नहीं जितवाता है। ये ध्यान रखना, इंटेलिजेंस से आप जल्दी लर्निंग सीखते हो, आपको लर्न करना है, बट एग्जाम इज़ अ टाइम कॉन्स्टेंट मैटर ऑफ वर्क। वहाँ पे बहुत टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है, आपको टाइम को पकड़ के रखना है। टाइम तभी पकड़ में आएगा जब अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अच्छी स्ट्रेटजी कब होती है? जब रिवीजन होगा। तो रिवाइज करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। अ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम, सिंगल बे पोर्टल फ्रेम मतलब एक फ्रेम बनाना है, जैसे मैंने ABCD बनाया हुआ है ऐसा वाला, ऑफ हाइट h, ये हाइट h है इसकी, एट द बेस इज फिक्स्ड, एट द बेस इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एट द टॉप, मतलब ये यहाँ पे डेल्टा जो है डिस्प्लेस हो गया। द बेस मोमेंट डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है बता देते हैं। देखो इस टाइप की चीज़ जो है, अगर ये डेल्टा से जा रहा है तो मैं पहले एक AB को अलग देखता हूँ, BC को अलग देखूंगा और CD को अलग देखूंगा। देखो BC में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो एक B में पहले यहाँ लगी हुई थी, अब तो डिस्प्लेस होने के बाद यहाँ आ गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये आपको याद दिलाएगा फिक्स्ड, जैसे बीम और एक साइड डेल्टा हो जाए। मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या बताया था, -6EI डेल्टा बाय L स्क्वायर। यहाँ पे L कितना है? H है, तो क्या है -6EI डेल्टा बाय H स्क्वायर। अब डेल्टा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? सर क्लॉकवाइज हुआ है, क्लॉकवाइज कैसा होता है? डेल्टा पॉजिटिव, हेंस इसका प्रोपोर्शनल क्या हो गया? 1/h स्क्वायर। आंसर इज सॉरी, ये h क्यूब है, h स्क्वायर इज B। दिस इज ओके। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और मैं इनको बताता रहूँगा, क्योंकि अब आपने एक बार फिक्स्ड एंड मूवमेंट याद कर लिए तो समझ लो आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने हाथ में कर ली है। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट फिक्स्ड एंड, ठीक है ये रहा। सपोर्ट एट फिक्स्ड एंड सपोर्ट ऑफ बीम इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे आपको मूवमेंट निकालना है ए पे, यहाँ कहूँ मूवमेंट एट ए निकाल के दे दो मेरे को, और गिवन लोड ये रहा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है वो देखें आप। इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप इसके ओवरहैंग को हमेशा ब्रेक कर लें। ओवरहैंग ब्रेक कर रहा हूँ B to C और AB। अब ये मेरे लिए कैसा हो गया? ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो गया जब मैं आपको कैरी ओवर फैक्टर वाला कंसेप्ट बताता था और बोलता था यहाँ जो मूवमेंट आएगा उसका आधा मूवमेंट यहाँ चला जाएगा। आया कि नहीं आया? तो मेरे को सिर्फ ये मूवमेंट पता करना है, उसका हाफ यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर वाले कंसेप्ट की वजह से पहुँच जाएगा। तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे P है, ये A है, तो P इंटू A का इफेक्ट ऐसे
फाइनल रिएक्शन ऐसे, तो इसका मोमेंट आया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा ही तो यहाँ लगा होगा, तो पी ए क्लॉकवाइज लग गया। और ये अगर पी ए है तो इसका हाफ कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, हाफ आया पी ए बाय 2, तो आंसर इज सी। देख रहे हो कैसे आपको अप्रोच करना है। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, अब आपको यहाँ पे कई बार वो 100 दे देगा, 200 दे देगा, 400 दे दे, या भले से यहाँ कोई मोमेंट एम लगा दे, तो पहले ये बनाना है, फिर इसको ब्रेक कर लेना, फिर देख लेना उस मोमेंट का इफेक्ट यहाँ क्या आ रहा है, उसका आधा सेम डायरेक्शन में यहाँ पहुँचा देना। आई बात समझ में? बिल्कुल कंसेप्ट पे चल रहा हूँ मैं। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल, ठीक है, इज लोडेड विद अ यूनिफॉर्मली लोड इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ ऑल थ्रू दी स्पैन, मतलब पूरे स्पैन पे W लगा हुआ है, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड इज, इसने फिर से बेंडिंग मोमेंट पूछ लिया मेरे पे फिक्स्ड एंड पे, बता देंगे सर, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात कही थी जब मैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ा रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ये कि आपको ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के दिए हुए मेथड से करो, मेथड वो चूज़ करो जिसमें मिनिमम टाइम कंज्यूम हो और आपको मैक्सिमम आपके वो ग्रिप में हो। जैसे कि हमने ये, जब मैं आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ाता हूँ तो उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हाँ सर ये बिल्कुल याद हो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने आपको कहा था यार मेरे को तो ये मूवमेंट निकालना है एमए में, मूवमेंट कैसे निकाल दो, अगर मेरे को आर भी मिल जाए किसी भी तरीके से, रिएक्शन भी मिल जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा, आर बी इंटू एल और इसका ये हो गया सर मूवमेंट एट ए, कितना आसान हो गया। आर बी निकालने का क्या तरीका था, ऐसे मैंने कहा था बेटा इनको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक यूडीएल प्लस एक रिएक्शन आर, रिएक्शन आर की वजह से मैं बोलूँगा डिफ्लेक्शन अपवर्ड और यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन नीचे, बट असलियत में तो पॉइंट बी जो है अपने पॉइंट पे बना रहेगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा 0, तो ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को क्या कर दूंगा मैं 0 कर दूंगा, यही मैंने यहाँ किया हुआ है। अच्छा, यूडीएल की वजह से याद करा दिया है मैंने, टेबल बना के बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये तो बिल्कुल याद होगा ही अब आपको, प्लस का डब्ल्यू एल रेस्ट पावर 4/8 और ये क्योंकि अपवर्ड गया है, नीचे गया था तो पॉजिटिव, ये अपवर्ड गया है तो ये नेगेटिव, RL³ रख दिया, सॉल्व कर दिया, रिएक्शन मिल गया 3/8 WL। अब 3/8 WL मुझे पता है कि ये W है, तो अब आपको मोमेंट A निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समीशन ऑफ मोमेंट एट A0, I found the WL² by 8 as the moment at A, which is option A, यही है। तो आपको ये देखना है कि ज़रूरी नहीं कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया, स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ा दिया तो उसी से निकालो, वो चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, आपको वो मेथड ऑप्ट करना है जिसमें टाइम कम से कम कंज्यूम हो। ये क्वेश्चन था, मुझे लगा कि फालतू में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंसेप्ट से करने से अच्छा है कि हम इसको अपने पुराने रेगुलर मेथड से करें, इस वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The frame shown in figure, the maximum bending moment in column is, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ लिया, कॉलम, कॉलम कौन से हैं, ये है देखो, ये कीरा कॉलम, एक ये कॉलम, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको लगता है कहाँ होगा गैस करो, जहाँ पे दो हिंजेस दे दिए हैं इन पे तो डेफिनेटली बेंडिंग मोमेंट 0 है, अगर यहाँ 0 है तो मैक्सिमम इफेक्ट कहीं ना कहीं यहीं रहा होगा। कैसे पीयूष, देखो पीयूष सर यार ऐसे मतलब तुक्के उक्के मारा करो, देखो यार सिंपल एक कंसेप्ट लगाते हैं, ये हिंज है या कोई भी लोड आया फाइनल कुछ भी कह लो, तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट तो आपको यहीं मिलेगा ना, लेंथ से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा PL ही तो मिलेगा आपको, तो यहाँ जो भी लोड आ रहा है इसका मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ या कहूँ यहाँ इन दोनों में से किसी एक जगह पे मिलेगा, बात पक्की है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलो देखते हैं क्या है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, पहली चीज़ तो मैंने पता कर लिया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ही स्लोप डिफ्लेक्शन और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहता है। अगर आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है तो बेटर रहेगा समेशन ऑफ फोर्सेस 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0 से करें, तो यहाँ इनडिटर्मिनेट था तो मैंने उठा लिया, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई 100 किलो न्यूटन की वजह से डेल्टा डिस्प्लेसमेंट होती है, कर देते हैं सर डेल्टा डिस्प्लेसमेंट क्या जा रहा है, डेल्टा, इसको अगर डेल्टा डिफ्लेक्ट करूंगा B को तो C भी डेल्टा से मूव करेगा आगे, वो भी ठीक है सर, ये 100 किलो न्यूटन का है, ये हो गया, ये पॉइंट आ गया B डैश, ये आ गया C डैश। अब कर देते हैं फटाक से ABCD। अब आप क्या करें, इसको उठा के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले BC का, मैंने ये बनाने की कोशिश की, मैंने कहा सर ये हिंज है, मूवमेंट तो आएगा नहीं, सिर्फ आएगा एक कोई कंप्रेशन
या कहूँ एक्शियल कंप्रेशन या एक्शियल टेंशन, मुझे नहीं पता, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। मैंने फिलहाल कंप्रेशन मान लिया आर का, ठीक है। अब मैं जॉइंट बी को देखूंगा, अगर इधर आर है तो इस पर आर इधर हो गया, करेक्ट बात है सर। और ये सी पे देखूंगा तो इसका आर इधर हो गया, बिल्कुल। अब ये 100 माइनस आर है और ये ऐसे है, तो एक तरीके से आपको ये कैंटिलीवर नहीं दिख रहा विद पॉइंट लोड, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुआ होगा 100 माइनस आर की वजह से, और इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ है आर की वजह से। तो फॉर्मूला लगा दिया, 100 माइनस आर एल क्यूब बाई 3 है, आर एल क्यूब बाई 3 है। एक बात बताओ, ये जो सी पॉइंट का डेल्टा है यानी कि डिफ्लेक्शन है, और बी पॉइंट का बराबर है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट करूँगा तो आर की वैल्यू मिल गई 50, लो हो गया काम। जब आर की वैल्यू 50 है, इधर 100 है, 100 माइनस 50 इज 50, तो 50 इंटू दिस डिस्टेंस इज माई मैक्सिमम मूवमेंट, और वो कितना है 200 किलो न्यूटन मीटर। आंसर निकल के आ गया, लो। आसान है। तो आपको अप्रोच डेवलप करनी है, इसलिए मैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए। इसके बाद आपको इन अप्रोचेस को याद करके प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपका अपना आप टाइम जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिनिमम हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। फ्रेम ABCD is supported as shown is hinged at C, देखो ये हिंज सपोर्ट है। द रिएक्शन ऑफ एंड ए इज, ये मांग लिया, ये रोलर सपोर्ट है। अच्छा, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? ये है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये बात तो सबको ही पता है। सर मैंने एक बात चीख चीख के बोली है बेटा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो तो कभी भी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इनकी ओर मत देखो। सिंपल अपना लॉजिक लगाओ, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस जीरो करो, उसी से सॉल्व करो। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसी से सॉल्व करो। अपना दिमाग लगाते हुए यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन मत लगाओ। स्लोप डिफ्लेक्शन अभी हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे, मैं अभी से ही वॉर्न कर देता हूँ, ऐसा काम मत करना। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाता हूँ। ये रिएक्शन आर ए हो गया, क्योंकि ये रोलर है तो इसका ऐसे ही हो सकता था, तो ये बना दिया आर ए, इसका आर सी एच सी यही आ सकता था। मुझे तो रिएक्शन आर ए निकालना है, तो मैं कह देता हूँ समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी, ऑल एक्सटर्नल मूवमेंट्स का जो समेशन है, ऑल एक्सटर्नल मूवमेंट्स का जो समेशन है सी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, रख दिया, अपने आप आर ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करिए, आएगा जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। तो ये जो चीज़ है, इसी से जब हमारा काम चल रहा है तो माथा क्यों मारे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही दिया हुआ था, पर मुझे लगा आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा दिया है कोई मेथड तो उसी से सॉल्व किया जाए। एग्जाम में सॉल्यूशन निकालना है मिनिमम टाइम में, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ऑल members of frame has same length and flexural rigidity, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब EI, सेम लेंथ मतलब L हो गया, इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L, ठीक है सर। इफ मूवमेंट M इज अप्लाइड एट द जॉइंट B, द रोटेशन ऑफ जॉइंट इज, बहुत ही बढ़िया। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस और SSC JEE में। मैंने यहाँ लगा दिया मूवमेंट M B जॉइंट पे, और मुझसे पूछा जा रहा है कि रोटेट कितना करेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसा मूवमेंट लगाने पे से कि जो बी का रोटेशन है, जॉइंट बी का, वो है थीटा बी से, न्यूमेरिकली या को मैथमेटिकली मैं थीटा बी से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ इसको, थीटा बी से। तो इसका रोटेशन कैसा है, ऐसा। तो ये जो है ये थीटा बी है, मेंबर ए बी का रोटेशन भी थीटा बी होगा एट बी, मेंबर बी डी का रोटेशन जो होगा वो भी थीटा बी होगा, और मेंबर बी सी का रोटेशन भी थीटा बी होगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अब आपको याद होगा, ये चीज़ तो हमें पता ही है, मूवमेंट एम लग रहा है तो थीटा बी क्या हो गया, मूवमेंट डिवाइडेड बाय के बी का टोटल। के बी टोटल मतलब जो जॉइंट की स्टिफनेस है, वो जॉइंट की स्टिफनेस क्या है सर, मेंबर बी ए का स्टिफनेस, बी डी का स्टिफनेस और बी सी का स्टिफनेस, तीनों को ऐड कर दो, तीनों के स्टिफनेस को, तो सर वो टोटल बी का स्टिफनेस हो जाएगा। मैंने कहा ओके सर, यही तो पढ़ाया है, कर देते हैं। ये देखो, बी पे बिठा दो टुन्नू भाई को, ए को देखोगे फिक्स्ड, डी को देखोगे फिक्स्ड, सी को देखोगे हिंज, तो ये तो हो गया 3EI/L कंसेप्ट, ये हो गया 4EI/L, और ए भी हो गया 4EI/L।
मैंने लिख दिया 4EI/L 4EI/L एंड 3EI/L है, जोड़ दिया 11EI/L, वैल्यू रख दी यहाँ पे, थीटा भी निकल के आ गया ml/11EI। तो ऑप्शन इज बी। अब आपको मैं ये क्वेश्चन अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस तरीके से आप जॉइंट बी का रोटेशन निकाल सकते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कल को वो यूँ बोल देता रोटेशन ऑफ जॉइंट इज, और यहाँ पे ये क्वेश्चन को मैं अलग कलर से लिख ही देता हूँ कि आपको पता रहे कि ये और रोटेशन ऑफ जॉइंट बी फॉर मेंबर ए बी, मतलब ए बी के मेंबर का भी जो आना है वो थीटा बी ही आना है। इस बात को लिख लेना प्लीज आंसर में। ये जो रोटेशन है ये भी थीटा बी के बराबर है, ये रोटेशन बी डी का भी थीटा बी के बराबर है, और बी सी वाला ये वाला रोटेशन भी थीटा बी के बराबर ही है। ये तो मैंने थ्योरी में भी बहुत सीखा हूँ मैं। तो ये लोग इसी टाइप का क्वेश्चन आपको उठा के देंगे। अब आपसे क्या क्वेश्चन होगा, या तो ऐसा वाला दे देंगे, ये वैसे गेट या ये सी का ही क्वेश्चन है। सो उसके अंदर अब इसके कैसे तक कई बार इसको 100 दे देंगे किलो न्यूटन मीटर, या 10 दे देंगे, फिर पूछ लेंगे बता दो। तो अब मैंने वो एक टाइप के क्वेश्चन सारे इसी पॉइंट में कवर कर दिए हैं। अब आते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन में। वो क्या है, ऑल मेंबर्स इन रिजिड जॉइंट फ्रेम शोन बिलो। मैंने कहा ओके सर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट क्यू। क्यू पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है, ड्यू टू गिवन लोडिंग। लोडिंग क्या है, टी जॉइंट पे है जो कि 4 से कनेक्टेड है, पी टी पी एस पी क्यू पी आर। उसके ऊपर इन्होंने लगा दिया 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। ओके सर, अब मेरे से पूछ लिया क्यू। मेरे को तो इतना याद था पीयूष सर, आपने लेक्चर में पढ़ा दिया था कि यहाँ जो मोमेंट आएगा कुछ भी m, तो उसका आधा जो है वो इधर चला जाएगा, यानी कि टी क्यू पे आने वाले मूवमेंट को मैं निकाल लूँ, टी क्यू मेंबर के टी पे आने वाले मूवमेंट को मैं निकाल लूँ, तो उसका आधा करके क्यू निकाल दूंगा। ठीक है सर, इसके ऊपर कैसे निकलेगा, ये जॉइंट पे है, तो जॉइंट पे जो मूवमेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर स्टिफनेस। ये तो मैंने जब लेक्चर में ऊपर समझाया है टॉपिक में, तब बहुत बार मैंने रिपीट किया है, भाई इसको अच्छे से याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो मूवमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर एज पर स्टिफनेस ऑफ मेंबर। तो टी पी की बात करते हैं, पी कैसा है, हिंज है, तो ये हो गया 3I/L कर दिया सर। टी एस कैसा है सर, ये तो फ्री है, हटाओ इसको, 0 हो जाएगा। टी आर की बात करो सर, ये फिक्स है और क्यू भी फिक्स है, तो ये दोनों कैसे हो गए, 4EI/L टाइप हो गए सर। मैंने 4EI/L रख दिया, टोटल निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकाल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना पता ही कि रेशियो लेना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकल गया कि गिवन डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस। आ गया सर। अब बताओ सर आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको टी क्यू पता चल चुका है। टी क्यू है सर 0.5, यानी कि 50%, 100 का 50% कितना हुआ, 50 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया सर 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। इसका आधा यहाँ पहुँचाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर, आंसर आ गया 25। तो ये गेट का न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। ये डिफरेंट, एक तो आपसे रोटेशन ऑफ जॉइंट पूछेंगे, जॉइंट पे मोमेंट लगा देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सट्रीम सपोर्ट रिएक्शन है वहाँ क्या मूवमेंट होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग सर्विस का था, मुझे लगा कि साथ साथ डिस्कस हो जाए तो अच्छा है। अब आप समझ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये बी सी है, अब यहाँ पे 40 किलो न्यूटन दे दिया, अब मुझसे पूछा जा रहा है, अब तो देखो ये ओरली होने लग जाएंगे। आपको पता है कि सर मूवमेंट एट ए चाहिए, ये मूवमेंट क्या होगा सर, मैं इधर ये बनाए, ये ए बी को अलग से बनाऊंगा, यहाँ जो आप मूवमेंट लगाओगे बी ए, उसका आधा एम ए हो जाएगा बाय कैरी ओवर फैक्टर कंसेप्ट। ठीक है, तो सर यहाँ मूवमेंट क्या आएगा, एज पर जो स्टिफनेस है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। यही तो हमारा कंसेप्ट है। स्टिफनेस क्या है सर, 4EI/4 है, एक तरफ वो हिंज था 3 दोनों की EI हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 मिल गया, तो मूवमेंट मिल गया सर 20 का आधा 10। इतना आसान हो गया ये। इनको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज पर स्टिफनेस, वो निकल के आया 50-50%, तो हमें मिल गया यहाँ पे 20 और ये 20, तो इस 20 का आधा यहाँ पहुँच गया 10। होने लगा ना वो ओरली सॉल्व। तो ये
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला। ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोर्टल फ्रेम से रिलेटेड। द पोर्टल फ्रेम शोन बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W। ठीक है सर, ये रहा। बेंडिंग मोमेंट एट जॉइंट Q इज, ऑप्शंस ये रहे, 0 वगैरह सब। अच्छा, ये दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखो, पूरा स्ट्रक्चर देखो, तो नीचे से आपको पता चल जाएगा ये डिटर्मिनेट है। एक बात बहुत क्लियर हो गई है अगर मैंने पूरे स्ट्रक्चर को देखा है, जैसे कि स्पेशली मैं अगर PQ पार्ट को देखूं, वर्टिकल रिएक्शन एट P, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट P, और ये RS पार्ट को देखूं, वर्टिकल एट S, क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका कोई मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स का? नहीं है। इसका मतलब PQ और ये SR, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शियल फोर्सेस है। इतनी इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ से, छोटे से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उससे, कि सर PS और SR के अंदर केवल और केवल क्या है? एक्शियल लोड आएगा। अच्छा, एक्शियल लोड आएगा तो एक्शियल लोड की वजह से कोई बेंडिंग मूवमेंट आएगा क्या क्यू पे? नहीं आएगा। RS का कोई बेंडिंग मूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो ये PR है, ये कैसा हो गया? एक सिंपली सपोर्टेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप पूछोगे कैसे? देखो मैं बना के दिखाता हूँ अभी। हम्म अगर यहाँ पे ये वर्टिकल है तो इसका भी वर्टिकल ही आ सकता है। ये है तो ये ऐसा आएगा। मैंने Q और R को यहाँ बना दिया। ये नीचे है तो ये देखो अपवर्ड, ये नीचे है तो ये अपवर्ड, और इसके ऊपर लगाया UDI। तब आपको समझ में आया कि QR जो है वो बेसिकली क्या है? वो अपने आप में है सिंपली सिंपली सपोर्टेड। अब यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है तो Q पे कोई बेंडिंग मोमेंट तो आने, सर अभी मैंने बता दिया क्योंकि एक्शियल लोड है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सर 0। आंसर इज A। यही बात मैंने यहाँ पे बताई भी होगी, 0 हो गया। अब आपसे इस टाइप की चीज़ उठा के क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ये अगला क्वेश्चन सर अगली बार पूछेंगे। अच्छा चलो बताओ कि जो ये PQ है इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा? अब आप सोच में पड़ जाएंगे सर इसका जनक क्या होगा। तो भाई इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि QR क्या है? अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। हो रहा है, रुको प्रोसेसिंग हो रही है। हाँ, अब मैं थोड़ा इसको स्लाइड करता हूँ। ये ओके। सो QR क्या है सर? QR क्या है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो QR का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे आएगा और वो कितना हो जाएगा? 5/384 WL⁻⁴/EI होगा। आई बात समझ में कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं? कंसेप्ट यही है जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब इसी से रिलेटेड वो कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे UDL था, कल को यहाँ पे वो एक पॉइंट लोड लगा देंगे P, सॉरी W, P तो पॉइंट है तो W लगा देते हैं। तो W लोड लगा देंगे, फिर बोल देंगे डिफ्लेक्शन बता दो उसके अंदर कहाँ पे मैक्सिमम होगा? सेंटर पे मैक्सिमम होगा सर। तो ये सारी चीज़ें एक ही कंसेप्ट हुड के अंदर आ जाती हैं कि कैसे क्वेश्चन को वो चेंज कर सकते हैं। तो आई होप अब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी कंसेप्ट समझा दिया है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर शोज अ पोर्टल फ्रेम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। ओके, एक फिक्स है एक हिंज है। द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट MBA यानी कि B पॉइंट के ऊपर वाला MB एंड MCD यानी कि MC वाला ड्यू टू साइड वे विल बी। बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान हो गया। ये तो मैं करवा ही चुका हूँ, फिर भी कोई ना कोई बात होगी तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसने बोला, मैंने कहा कि यहाँ P लोड लगाया B पॉइंट पे तो उसके वजह से डेल्टा कह लो,
सी को डेल्टा कह लो। तो अगर आप इसको देखोगे ए बी को, ये एक तरीके से फिक्स दिखेगा मुझे क्योंकि बी इंटरमीडिएट है। तो ऐसे वाले की वजह से होता है -6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर। इस वाले की वजह से क्या होगा -3 EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो 0.5 आई था, वो रख दिया। लेंथ L/2 थी, वो रख दी। अब यहाँ पे डेल्टा की बात आएगी, पॉजिटिव के नेगेटिव, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो डेल्टा इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा इज पॉजिटिव, तो रख दिया, दोनों का रेशियो ले लिया, इट कम्स आउट टू बी 2। ऑप्शन इज बी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से बार बार ये डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहना है। सो गाइस, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा के ही छोड़ता हूँ मैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी इस पोर्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं ताकि हम इसका एक सी पार्ट ला सकें, और उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको भी हम देख पाएंगे। तो till then, let's finish this lecture in here. Keep revising and keep sharing this channel, keep sharing these videos with your friends. और जो भी आपको ना समझ में आए, please mention that in comment section below. I will definitely help you guys in whatever way possible. So before I leave, I request you guys to subscribe this channel, like the video, and share it with your friends. Thank you very much. God bless you all.